हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पुनर्विवाह। शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद घटना ही है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी हो, नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की। लेकिन जब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को छोटी मानसिकता के चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह भी जिंदगी भर तानों के साथ, तो इससे अच्छा यह है कि रास्ते ही बदल दिए जाएं। मनु, तुम तो सुहागरात के मामले में अनुभवी हो, अपन तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। कहते हुए सुदीप नशे में झूमता हुआ पलंग पर आधे मुंह गिर पड़ा। मान्यता ने दिल में लगने वाले इस तीर को सहते हुए सुदीप को सहारा देकर सीधा किया और फिर गुमसुम सी बैठ गई। थोड़ी देर में सुदीप गहरी नींद में सो गया था, लेकिन मान्यता की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अभी भी विधाता के खेल को नहीं समझ पा रही थी कि उसने मान्यता के साथ इंसाफ किया था या नाइंसाफी की थी। चांद जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जा रहा था, मान्यता के दिल का जख्म ताज़ा होते जा रहा था। पुरानी यादें आंखों के सामने घूमने लगीं। राम, मैं तो अब थक गई हूँ, चलो वापस होटल चलते हैं, मान्यता ने हाँफते हुए कहा था। तब राम ने शरारत से उसे गोद में उठा लिया था और कहा था, मान्यता, अभी तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है, इसमें ही तुम थक गई तो इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे काटोगी। मान्यता ने फिर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा था, राम, तुम भी थक जाओगे, बस बहुत हो गया, कल फिर आएंगे, अभी तो होटल वापस चलो। राम ने मान्यता का सिर अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और दोनों गुमसुम से होटल लौटने लगे। थोड़ी दूर चलने पर मान्यता ने फिर कहा, राम, मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी मानती हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। इतना प्यार करने वाले मम्मी पापा, बंगला, पैसा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार, ये सब कुछ मुझे मिल गया तुमसे शादी करके। और मैं क्या कम किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसे सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की मुझे मुफ्त में मिल गई। दोनों के हंसने की आवाज़ घाटी में दूर दूर तक फैल गई थी। अपने कमरे में आकर राम ने हीटर जला दिया और खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। मान्यता फिर खिड़की के पास आकर मसूरी के अंधेरी गहरी खाइयों को देख रही थी। अगर खुदा न खास्ता वह इन खाइयों में गिर गई तब उसे कौन बचाएगा। ये तो इतनी गहरी और घनी है कि वह राम राम चिल्लाएगी तब भी आवाज़ ऊपर तक नहीं आएगी और तब वह वहाँ राम की याद में घुट घुट कर मर जाएगी। यह सोचते हुए उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। तभी राम ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर एकदम से अलग होते हुए बोला, अरे मान्यता, तुम तो पसीने से तरबतर हो रही हो, माथा भी गर्म हो रहा है, तबीयत तो ठीक है ना। कहते हुए राम डॉक्टर का पता लेने के लिए कमरे से बाहर जाने लगा। तब मान्यता ने उसे रोकते हुए कहा, राम, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ की गहरी खाइयों को देखकर डर गई थी। तब राम ने हंसते हुए कहा था, मान्यता, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर की बात मन से निकाल दो और फिर मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, यही मेरी तमन्ना है। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। वेटर खाना लगा गया था। खाना खाकर राम टीवी देखने लगा और मान्यता अपने सास ससुर से फ़ोन पर बातें करने लगी थी। हनीमून के 20 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। दोनों वापस दिल्ली आ गए थे और राम फिर अपने कारोबार में लग गया। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से 5 साल तक घर में कोई बच्चा नहीं लाने की योजना बनाई थी। एक दो बार जब मान्यता की सास ने इसे बारे में बात करने की कोशिश की, तब मान्यता की कुटिल हंसी से समझ गई कि अब उनका पुराना जमाना नहीं रहा कि इधर शादी हुई और उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई और अगर बच्चे नहीं हुए तो बहू पर लांछन लगाने शुरू हो गए। चांद अब उतर आ गया था, लेकिन मान्यता की पथराई सी निगाहें बंद कमरे की दीवारों पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसका एहसास उसे तब हुआ जब लंदन से वापस आने वाली फ्लाइट के क्रैश हो जाने पर राम उससे बिछड़ गया था। सब कुछ जैसे राम के साथ चला गया।
बड़ा घर, सुविधा, आराम की सब चीज़ें मान्यता को काटने दौड़ती थी। एक दिन राम के पिताजी ने मान्यता से कहा, बेटी ये ज़िंदगी बहुत लंबी है। तुम्हें मैं आंसू बहाते देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुँह को आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी करके हम तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दें। लेकिन मान्यता इस स्थिति को स्वीकारने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि राम की याद के सहारे पूरी जिंदगी काट दे। एक दिन सुबह सुबह मान्यता अपने ससुर के लिए चाय लेकर जा रही थी कि कमरे से आती आवाज़ पर उसके पांव दरवाजे के बाहर थम गए। कंपनी के वकील कह रहे थे, खन्ना साहब, कानूनी तौर पर आपकी बहू इस कारोबार और संपत्ति की हकदार है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़के के नहीं रहने पर मान्यता कानूनी तौर पर संपत्ति और कारोबार की हकदार नहीं रहे तो मान्यता की शादी कर दें। इस पर खन्ना साहब बोले, वकील साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि मान्यता की शादी कर दूँ। इससे समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी बहू को पुत्री के समान समझते हुए उसका घर बिना किसी लालच के बसा दिया। फिर दोनों की जोर से हंसने की आवाज़ बाहर आई। खन्ना साहब अब रोज़ मान्यता को अतीत की याद दिलाकर भविष्य सुधारने के लिए उकसाते। इधर मान्यता की सास सब कुछ समझते हुए भी मान्यता को ताने देते हुए कहती, अरे 3 साल में एक बच्चे को भी इस घर में नहीं लाई, उसी के सहारे ये बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाता। कैसी मनहूस लड़की से मैंने राम की शादी की थी। राम के जाने के साथ ही राम के माता पिता का व्यवहार मान्यता के प्रति बेगाना सा हो गया था। और फिर कंपनी के वकील के साथ खन्ना साहब की बात में मान्यता डर गई थी। मान्यता ने एक दिन अपने मायके जाकर वहीं रुकने का अनुरोध अपने सास ससुर से किया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिर सब तरफ से हार मानकर मान्यता ने खन्ना साहब को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे ही दी और एक साथ समारोह में मान्यता की शादी सुदीप के साथ हो गई। सुबह की लाली आसमान पर छाने लगी थी। मान्यता की पूरी रात जागते हुए बीती। सुदीप ने करवट बदलते हुए फिर कहा, मनु, तुमने तो पूरी रात ही बेकार कर दी। अरे थोड़ी देर के लिए मुझे राम ही समझ लेती। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मान्यता ने कहते हुए मान्यता कमरे से बाहर निकल गई। मान्यता अभी किचन में जाकर चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि उसे सुदीप की माँ की आवाज़ सुनाई दी। अरे उस घर भले ही तू कुछ भी करती हो, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन इस घर में तुझे नहा धोकर ही किचन में आना होगा। मान्यता ने उनकी बात मान ली थी। सुदीप तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर को उसकी कुछ सहेलियां मिलने आई। उनमें से तुलसी ने मान्यता से कहा, मान्यता, कुछ भी कह, तू है किस्मत वाली। पहले राम था और अब सुदीप। सच में हम तो एक से ही बंधे हैं। मान्यता ने महसूस किया कि वह जहाँ से गुजरती है लोगों की अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है। उसे एहसास होने लगा कि पुनर्विवाह एक दो धारी तलवार की तरह है। लोग इसका एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसे नारी भुगतती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अतीत, वर्तमान और भविष्य के चक्रव्यूह में नारी फंस जाती है। एक बार रात में सुदीप अपने दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था। उसके दोस्त कह रहे थे, सुदीप, तूने राम की जूठन क्यों स्वीकार किया? अरे तुझे तो एक से एक लड़कियां मिल जाती। तब सुदीप, जो नशे में हो चुका था, बोला, खन्ना ने इस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम में मान्यता से शादी करना क्या बुरा है? और इसी के साथ सब हंसने लगे। अब तक मान्यता सभी पहलुओं से परिचित हो चुकी थी। मान्यता जितनी सामान्य होने की कोशिश करती, रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती जिससे उसके दिल को चोट पहुंचती थी। सुदीप बात बात में उसे उसका अतीत याद दिलाता था और ताने देता रहता था। मान्यता सोचती कि क्या पुनर्विवाह करने वाली हर नारी को इस तरह की दोहरी मानसिकता में रहना पड़ता है। एक दिन जब सुदीप सुबह उठा तब कमरे में उसे मान्यता नहीं दिखी। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें मान्यता ने लिखा था, सुदीप, शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद पहलू ही है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी रही हो। नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की अवधारणा इसके पीछे रही हो। लेकिन जब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को ओछी मानसिकता के चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह भी जिंदगी भर तानों के साथ,
इससे अच्छा तो यह है कि रास्ते ही बदल दिए जाएं। मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी से हट जाऊं। इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम अपनी खुशी के लिए सुविधा अनुसार तलाक के कागजात भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। मान्यता। चिट्ठी पढ़कर सुदीप एक बार तो सोच ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया। साथ ही उसे मान्यता की पीड़ा का भी एहसास हुआ, जिसे उसने समझा ही नहीं था। पुनर्विवाह पुरुष के लिए भले ही सहज होता हो, लेकिन नारी के लिए उतना ही कठिन हो सकता है जब उसे उसका पति ही नहीं समझे। सुदीप ने तो सोचा था कि उसने मान्यता से शादी करके उसके ऊपर बड़ा एहसान किया है, अब वह जिंदगी भर सुदीप के एहसान तले जीती रहेगी। लेकिन मान्यता ने जल्दी ही वास्तविकता से उसे परिचित करा दिया था। सुदीप संताप की आग में जल रहा था। अगले ही दिन वह मान्यता के मायके गया। उसे लगा मान्यता ने ये सब बातें घर में भी बता दी होगी, जिससे उसे मान्यता के माता पिता और मान्यता का गुस्सा सहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात ने मान्यता को इतना कठोर बना दिया था कि मानो उसे जहर का प्याला पीने की आदत हो गई थी। मान्यता ने सुदीप से पूछा, अब क्या लेने आए हो? सुदीप ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द समझने में मुझे थोड़ी देरी लगी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ़ कर दो मान्यता। अतीत के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अब तुम और मैं केवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। मान्यता बिना कोई सवाल किए अपना सामान बांधने लगी, सुदीप के साथ जाने के लिए, यह सोचते हुए कि शायद इस तरह लोगों की सोच पुनर्विवाह के मामले में बदलेगी। यह कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।